नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 47 हमारे डेली एमसीक्यूज़ यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। जो हमारा आज का पहला सवाल है वो है इंडियन इकोनॉमी से। सवाल पूछ रहा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर फोर्स के बारे में। कह रहा है कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर फोर्स है इट विल बिकम ज़ीरो इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहला आपको समझना पड़ेगा कि ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है क्या। ये जो टर्म है इसका मतलब ये है कि आप अगर एक्स्ट्रा लेबर फोर्स ऐड करते हैं तो आपकी कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, मान लो कि आपके यहाँ जो चप्पल की दुकान है वो है, कारखाना है एक। ठीक है, 10 मजदूर मिल करके आपके यहाँ 10 चप्पल डेली बनाते हैं। तो होगा क्या, अगर मैं 10 मजदूर की जगह पर 11वां मजदूर रख दूं, ठीक है ना, अगर मैं एक मजदूर और रख दूं तब भी अगर मैं 10 चप्पल ही बना पाऊं तो मैं ये कहूँगा कि जो एक्स्ट्रा लेबर मैंने रखा है उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मीन्स जो प्रोडक्टिविटी है एक्स्ट्रा लेबर की इट हैज़ बिकम ज़ीरो। हो सकता है कि हमारे यहाँ कोई एक्स्ट्रा मशीन ही ना हो इस नए लेबर के लिए। अगर इस नए लेबर को कोई मशीन मिलेगा ही नहीं तो चप्पल कैसे बनाएगा। समझ गए? तो इसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? तो जो एक्स्ट्रा आउटपुट है कितना मिल रहा है अगर आप एक लेबर को ऐड कर रहे हैं, अगर ये आउटपुट ज़ीरो है तो हम कहेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर फोर्स इज ज़ीरो। ये कब होता है? जब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे होते हैं। मान लो कि एक खेत है, एक खेत में 4 लोगों की ज़रूरत है मगर वहाँ पर 6 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, 6 लोग काम कर रहे हैं। ऐसे केस में अगर मैं एक लेबर एक्स्ट्रा लाऊंगा तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या उतनी ही रहेगी? मेरे को ये बताओ। जितना था उतना ही रहेगा, क्योंकि पहले के जो 2 लेबर थे वो तो पहले से ही डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं। मतलब कि ये जो 2 लोग हैं वो काम करें ना करें फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा धान जितना उगना है उतना ही उगेगा। तो अगर आपने एक लेबर एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो कुछ खास इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? नहीं, जितना था उतना ही रहेगा प्रोडक्टिविटी। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के केस में जो प्रोडक्टिविटी होती है मार्जिनल वाली वो ज़ीरो होती है, क्योंकि पहले से ही वो बेकार पड़ा हुआ है। एक्स्ट्रा लेबर ऐड करेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट कौन कौन से पार्लियामेंट के सामने रखे जाते हैं FRBM एक्ट के अंतर्गत। देखो, FRBM एक्ट इसलिए इनेक्ट किया गया था ताकि जो फिस्कल डिफिसिट है वो ज़्यादा ना बढ़ पाए। हमारे पार्लियामेंट के पास एक लीगली बाइंडिंग एक ऑर्डर रहे, मतलब पार्लियामेंट खुद को ही ऑर्डर देता है लॉ पास करके कि हम लोग फिस्कल डिफिसिट को इतना % कंट्रोल रखेंगे। ठीक है, एक टर्म है फिस्कल कंसोलिडेशन। ये क्या होता है समझो। इसका मतलब ये है कि आप जितना भी इनकम है आप इनकम बढ़ाएंगे और जितना भी फालतू एक्सपेंडिचर है उसको आप मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, जो फालतू एक्सपेंडिचर है उसको मिनिमाइज करेंगे, इनकम को बढ़ाएंगे ताकि जो डिफिसिट है वो कम हो सके। डिफिसिट है वो कम हो सके। क्लियर है? इसको हम कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। अब यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको इस तरह से कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी कंसीडर्ड पार्ट ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन। आपसे कहेगा रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर कम होगा ना, तो यस दिस इज पार्ट ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन। फिर मैं कहूँगा रेजिंग द टैक्सेस, तो इससे आपका इनकम बढ़ेगा, सो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन। मगर अगर मैं कहूँगा कि मोर सब्सिडी ऑन यूरिया, अगर आप सब्सिडी बढ़ाएंगे यूरिया पे तो आपका खर्चा बढ़ रहा है, तो ये कंसोलिडेशन का पार्ट नहीं होगा। FRBM एक्ट बोलता है
कि मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, इसके साथ फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें वहाँ पर पेश करी जाएंगी। आउटकम बजट अलग है। आउटकम बजट एक तरीका है जहाँ पर हम लोग स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन इम्प्रूव करते हैं। हम लोग फंड उन्हीं स्कीम के लिए एलोकेट करेंगे जहाँ पर उस स्कीम का हमको आउटपुट मिला होगा। ये FRBM एक्ट के बाहर है। तो आपका पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत है। आप थर्ड को एलिमिनेट करके देखो, अगर आपको पता नहीं भी होता ना चारों रिपोर्ट के बारे में, तो आप चुपचाप थर्ड को एलिमिनेट कर दिए होते। आपका A एलिमिनेट हो गया होता, D एलिमिनेट हो गया होता, A खत्म, D खत्म, आपका बच गया B and C। और B and C में 2 and 4 है, 2 and 4 है। आपको फिर भी एक कम से कम पता होना चाहिए था कि कौन से पॉलिसी स्टेटमेंट डालनी होती है। सो B इज़ द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन वो कह रहा है कि इनमें से कौन से रीज़न थे इंडिगो रिवोल्ट के पीछे। जो इंडिगो रिवोल्ट है 1859-60 वाला, वो हुआ था क्योंकि जो किसान है ना, उनको कंपेल किया जाता था कि वो इंडिगो नील की खेती करें। उनको पैसा बहुत कम दिया जाता था और उनसे मनमाने दाम पर जो आपका नील है वो खरीद लिया जाता था। ठीक है, तो ये जो इंडिगो का जो रिवोल्ट हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि रैयत को फोर्स किया जाता था ये जो नील की खेती है वो करने के लिए, और उसके लिए उनको वाजिब दाम भी नहीं दिया जाता था। तो इट वाज फोर्सफुल प्लांटेशन ऑफ इंडिगो एंड लो रिम्यूनरेटरी प्राइसेस गिवन टू पेजेंट फॉर प्लांटेशन ऑफ इंडिगो। तो आपका बी जो है वो करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा था इनमें से कौन सा प्राइम ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश का अफ़गानिस्तान के पीछे। देखो, अफ़गानिस्तान रशिया और इंडिया के बीच में आता था, तो ब्रिटेन ये चाहता था कि अफ़गानिस्तान एक बफर की तरह काम करे इंडिया और रशिया के बीच में, ताकि रशिया अगर कभी अटैक करना भी चाहे इंडिया पे, क्योंकि इंडिया ब्रिटिश के अंडर था, तो उसको अफ़गानिस्तान से होकर पास करना पड़े। और चूँकि अफ़गानिस्तान विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटेन, दैट्स वाई अफ़गानिस्तान विल हेल्प UK टू प्रिवेंट द प्रोग्रेस ऑफ रशिया, टू प्रोग्रेस द एडवांसमेंट ऑफ रशिया। तो यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान था उसको मतलब कंट्रोल में रहने का जो प्राइमरी पर्पस था वो ये था कि जो इंडियन एम्पायर है उसको सेफगार्ड कर सकें रशिया के मिलिट्री थ्रेट से। सो C इज़ द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो है गोल्डन हैंडशेक पॉलिसी। होता क्या है कि किसी एम्प्लॉय को वॉलेंटरी रिटायरमेंट दे दिया जाता है, उसको हम कहते हैं VRS। मतलब कि वो एम्प्लॉय अगर ढंग से काम नहीं कर रहा होता है, मान लो कि एक सरकारी बाबू है जो कुछ काम नहीं करता, उसका परफॉर्मेंस एकदम ख़राब है, केवल सरकारी तनख्वाह लेता रहता है, तो करता क्या है ना गवर्नमेंट कि उसको VRS दे देता है, उसको वॉलेंटरी रिटायरमेंट दे देता है। उसको हटा करके कोई जो नया बंदा है, दूसरा बंदा है, उसको वहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। तो जब उस बंदे को हटाया गया, उससे जब हाथ मिलाया गया कि चलो आज आपकी विदाई हो गई, तो उसको हम कहते हैं गोल्डन हैंडशेक, क्योंकि उस आदमी को बहुत पैसा मिलता है। जिसको हमने विदा किया है ना, उसको अच्छा खासा अमाउंट दे करके विदा करते हैं, समझ गए। तो इसी को हम कहते हैं गोल्डन हैंडशेक। इट इज़ अ गवर्नमेंट पॉलिसी जो इनिशिएट किया गया था VRS के रूप में, ताकि जो पब्लिक इंटरप्राइज़ हैं वहाँ से जो एक्सेस मैन पावर हैं, जो डेड वुड है, मतलब ऐसे एम्प्लॉय जो कोई काम के नहीं हैं, इनको हटाया जा सके। सो D इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे आज के 5 सवाल। हम मिलेंगे कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।